वेलकम प्यारे बच्चों। आज हम इस वीडियो में कक्षा 9वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक से पाठ मेघ आए नामक कविता के प्रश्न उत्तर को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, बादलों के आने पर प्रकृति में जिन गतिशील क्रियाओं को कवि ने चित्रित किया है उन्हें लिखिए। मतलब जब आसमान में बादल आते हैं, तो उसके बाद प्रकृति में क्या क्या क्रियाएं होती हैं, ठीक है, आपने उनको बताना है। तो देखिए, आपने लिखना है, हवा तेज हो जाती है, बिजली चमकने लगती है, तालाब में लहरें उठती हैं, आंधी चलने लगती है, पेड़ हिलने लगते हैं। ठीक है, बादलों के आने के बाद प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। जब आसमान में बादल छा जाते हैं तो आप देखते होंगे कि प्रकृति में कौन कौन से परिवर्तन दिखाई देते हैं। हवा तेज चलने लगती है, बिजली चमकने लगती है, तालाब में लहरें उठती हैं, आंधी चलने लगती है, पेड़ हिलने लगते हैं। तो ये सब परिवर्तन दिखाई देते हैं जब आसमान में बादल छा जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किसके प्रतीक हैं? इस कविता में ये शब्द हैं, तो ये किसके प्रतीक हैं? सबसे पहले धूल। तो धूल किसकी प्रतीक है? वे लड़कियां जो बारात आने की खबर देती हैं। आपने देखा होगा जब शादी होती है तो दुल्हन की कई सारी सहेलियां होती है। जब बारात घर के नजदीक पहुंच जाती है ना, तो दौड़ दौड़ के क्या बताती है कि अरे दूल्हा आ गया, है ना। तो जो धूल है वो वे लड़कियां जो बारात आने की खबर देती हैं। उसके बाद पेड़। पेड़ गांव के आदमी हैं। नदी गांव की औरतें, ठीक है। लता नवविवाहिता, जिसकी नई नई क्या है, शादी हुई है, वो है लता। और ताल, स्वागत करने वाले लोग, जो स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं, ठीक है। तो यहां पे लता जो है वही क्या है, एक प्रकार से दुल्हन है जो अपने पति का क्या कर रही है, मतलब इंतजार कर रही है। तो आप नवविवाहिता लिख दीजिएगा, ठीक है। तो धूल क्या है? वे लड़कियां जो बारात आने की खबर देती हैं। क्लियर? पेड़ गांव के आदमी, नदी गांव की औरतें, लता नवविवाहिता और ताल स्वागत करने वाले लोग। अगला प्रश्न है, लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों? लता कौन है? वही नवविवाहिता, ठीक है। और बादल रूपी मेहमान को किस तरीके से देखा? तो लता ने बादल रूपी मेहमान को, यहां तक तो आप प्रश्न से ही लिख देंगे, लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा? किवाड़ की आड़ से देखा। जैसे हम चुपकी से किसी को दरवाजे से नहीं देखते, एक आंख से एकदम टेढ़ी नजर करके, दरवाजे के पीछे छिपकर। तो लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा? किवाड़ की आड़ से देखा। और क्यों देखा? क्योंकि उसे शर्म आ रही थी। तो लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा? किवाड़ की आड़ से देखा। और क्यों देखा? क्योंकि उसे शर्म आ रही थी। अगला प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। आपको यह पंक्ति दी गई है, आपने इसका भाव स्पष्ट करना है, मीनिंग बतानी है। कवि क्या कहना चाहता है? क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, इसका मतलब क्या है? तो देखिए, प्रेमिका अपने प्रेमी से माफी मांगती है। प्रेमिका अपने प्रेमी से माफी मांगती है और कहती है कि मुझे लगा था कि तुम अब नहीं आओगे, परंतु तुम सज धज के मुझसे मिलने आए। तो आप समझ गए कि यहां पे प्रेमिका का भ्रम दूर हो गया। उसको लग रहा था कि उसका प्रेमी उससे अब मिलने नहीं आएगा, और वो उससे मिलने आ गया, इसलिए वो माफी मांग रही है, ठीक है। तो प्रेमिका अपने प्रेमी से माफी मांगती है और कहती है कि मुझे लगा था कि अब तुम मुझसे मिलने नहीं आओगे, लेकिन तुम तो सज धज कर मिलने आ गए। अगला है, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरके। तो इसमें लिखोगे, मेहमानों को देखने की उत्सुकता में
गांव की औरतों का घूंघट सरक गया। जो गांव की औरतों ने घूंघट लिया था ना, वो मेहमानों को देखने की उत्सुकता में, हड़बड़ाहट में उनके चेहरे से क्या हुआ, वो घूंघट सरक गया। तो मेहमानों को देखने की उत्सुकता में गांव की औरतों का घूंघट सरक गया और उनका टेढ़ी नजरों से देखना पता चल गया। जब उनका घूंघट सरका तो पता चल गया कि वो क्या है, टेढ़ी नजरों से देख रही हैं। ठीक है, तो मेहमानों को देखने की उत्सुकता में गांव की औरतों का घूंघट सरक गया और पता चल गया कि वो टेढ़ी नजरों से देख रही हैं। अगला प्रश्न है, मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में क्या परिवर्तन हुए। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर यहां पर भी आ सकता है कि जब क्या है, जब बादल आए तो उसके बाद वातावरण में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो आप वही पॉइंट लिख सकते हैं, क्या आंधी चलने लगती है, पेड़ हिलने लगते हैं, तालाब में लहरें उठती हैं, वो सारे पॉइंट आप इसमें भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, मेघों के लिए मतलब बादलों के लिए बन ठन के संवर के आने की बात क्यों कही गई है कि बादल बन ठन के आ रहे हैं, ऐसा क्यों कहा गया है। तो मेघों को दूल्हा बताया गया है या दामाद बताया गया है। यहां पर जो बादल है ना, जो आए हैं, वो दामाद का प्रतीक है या दूल्हा भी लिख सकते हो। मेघों को दूल्हा बताया गया है और जब दूल्हा ससुराल जाता है तो बन ठन के ही जाता है, इसलिए कहा गया है मेघ आए बंठन के सवर के। क्योंकि यहां पर मेघ कौन है, दूल्हा है, और दूल्हा जब ससुराल जाता है तो बंठन के ही जाता है, तो इसलिए ऐसा कहा गया है। अगला प्रश्न है, कविता में जिन रीति रिवाजों का चित्रण हुआ है उनका वर्णन कीजिए। अब इस कविता को पढ़ के आपको पूरा शादी वाला माहौल दिख रहा है। तो दूल्हे का बंठन के ससुराल जाना, बारात का स्वागत करना, औरतों का घूंघट करना, मेहमानों के पैर धोना, औरतों का शर्माना। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब रीति रिवाज तो होते नहीं होते क्या। जब दूल्हा जाता है अपने क्या ससुराल तो बंठन के ही जाता है, ये भी एक रिवाज है। बारात का स्वागत करना भी रिवाज होता है, औरतें घूंघट भी करती हैं, मेहमानों के पैर भी धोए जाते हैं कई जगह, और औरतों का क्या है, शर्माना। ठीक है, और अगला प्रश्न है, कविता में कवि ने आकाश में बादल और गांव में मेहमान के आने का जो वर्णन किया है उसका वर्णन करना है। आकाश में बादल का, जैसे मैंने अभी आपको बताया क्या क्या होता है, और गांव में मेहमान का, तो आप क्या लिखेंगे। जब आकाश में बादल छाते हैं तो हवा चलने लगती है, बिजली चमकने लगती है, पेड़ हिलने लगते हैं, तालाब में लहरें उठती हैं, वो सब पॉइंट लिख देना। और उसके बाद लिख देना, ऐसे ही जब दूल्हा बंठन के ससुराल जाता है तो सब शर्माने लगते हैं। तो यहां पर क्या है, आपने आकाश में बादल छाने का भी वर्णन करना है और गांव में जब मेहमान आते हैं तब का भी वर्णन करना है। तो ये तो बहुत आसान है। ठीक है, कि जब आकाश में बादल छाते हैं तो आपको पता ही है पॉइंट क्या क्या होता है, और जब दूल्हा ससुराल में बंठन के जाता है तो औरतें भी क्या करती हैं, शर्माती हैं। उसके बाद है, काव्य सौंदर्य लिखिए। ठीक है, पाहुन जो आए हों गांव में शहर के, पाहुन का मतलब होता है मेहमान, वही जब शहर से क्या है दूल्हा जा रहा है मतलब गांव की तरफ। ठीक है, और मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, तो इसका आपने काव्य सौंदर्य बताना है, अर्थ नहीं बताना। देखिए, बादलों की सुंदरता का वर्णन किया गया है, बिल्कुल सही बात है। चित्रात्मक भाषा का प्रयोग, जहां पर प्रकृति का वर्णन होता है ना, वहां पे चित्रात्मक भाषा अधिकतर होती है। ठीक है, क्योंकि प्रकृति का वर्णन है इसलिए चित्रात्मक भाषा। मानवीकरण अलंकार भी है, क्योंकि यहां पे प्रकृति की चीजों को बताया गया है और उनको मानव के रूप में बताया गया है। बादलों को क्या है, दूल्हा बना दिया। ठीक है, धूल को भी क्या बना दिया, लड़कियां बना दिया। तो मानवीकरण अलंकार भी है और अनुप्रास अलंकार भी है। ठीक है, अनुप्रास अलंकार यहां पे देखिए, बंठन, बड़े बंठन, तो यहां पे ब भी आ रहा है। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।